सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही अच्छी पोयम। ठीक है, द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी का एक सिलेबस है, द लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। ठीक है, इसमें एक बहुत ही शानदार कहानी को एक पोयम के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसको लिखा किसने, तो फोएवे कैरी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं उनके हर एक के राइटर आपको याद होने चाहिए। कम से कम इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। पिछली बार तो 10 क्वेश्चन तक आए थे, इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आने के फिर भी चांस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज बैलेड। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैलेड है। बैलेड होता क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए बैलेड के बारे में। क्या होता है बैलेड, तो अ बैलेड इज अ पोयम नरेटिंग अ शॉर्ट स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। मतलब एक कोई स्टोरी को एक स्टैंजा, छोटे छोटे स्टैंजा के रूप में दिखा देना, वही क्या होती है, बैलेड होती है। बैलेड इज such kind of poem that tells a story in the short stanza and it is the poem all stanza compares 4 line। और उसमें छोटे छोटे कितने लाइन होती हैं, 4 लाइन के स्टैंजाज होते हैं। और उस पूरी स्टोरी को पोयम में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वही है, उसी को हम बोलते हैं बैलेड। ठीक है, तो चलिए बैलेड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक कहानी है एक बुढ़ी औरत की, जो क्या करती है, तो वो इतनी लालची औरत होती है कि उसने एक बहुत बड़े संत के द्वारा मांगी गई चीज को वो नहीं देती है। ठीक है, और वो बार बार उसको लाती है और दिखा कर ले जाती है और बोलती है कि ये जब खाती हूँ तो ये चीज छोटी दिखती है, और जब मैं देती हूँ तो ये चीज क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। और इसी चक्कर में वो संत से क्या खा जाती है, अभिशाप, मतलब श्राप पा जाती है। ठीक है, और यही पोयम जो है पूरी 16 स्टैंजा की पोयम है। 4 लाइन में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, जिससे आपको पूरी पोयम जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर लेता हूँ इसको, स्क्रीन को, तो ज्यादा अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये पूरी नोट्स है जो आपको कोर्स के साथ मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, रेवन स्टूड का ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। ठीक है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड मतलब दूर दूर उत्तरी प्रदेश में, जहां जहां क्या, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पे दिन छोटा होता है, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और ठंडियों में रात तो बहुत बड़ी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। ठीक है, तो आप ना इतनी नींद ले लोगे कि आप पूरी नींद ही कर ही नहीं पाओगे। मतलब जैसे अपन लोग को यहाँ नींद छोटी पड़ जाती है ना रात भर में, तो वहां पे आप ऐसे करके एक दिन एक बार में तो आप पूरी नींद पूरी नहीं कर पाओगे। मतलब रात में ही 2 नींद चाहे तो आप ले लो, इतनी बड़ी रात होती है। ठीक है, तो पहले स्टैंजा का मतलब निकला दूर दूर उत्तरी प्रदेश में, मतलब नॉर्थ लैंड में, मतलब ये रशिया के ऊपर वाला नॉर्थ पोल के पास का जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो दूर दूर उत्तरी प्रदेश में जहां दिन में, दिन के जो घंटे हैं वो कम होते हैं, और सर्दियां में जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, कि वे पूरी नींद ले पाएं। ठीक है, मतलब पूरी नींद वो जो है वहां पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भैया, क्योंकि रात इतनी बड़ी है कि आप 2 बार चाहे तो सो जाओ, इतनी बड़ी रात होती है। ठीक है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। ठीक है, टू द स्लेज व्हेन इट स्नो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक प्रकार का हिरण होता है। रेंडियर मतलब ये एक प्रकार का हिरण होता है जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको लोग ना क्या करते हैं, इस तरह से घोड़ा गाड़ी टाइप का बना लेते हैं, और उसमें उसको बैठ करके राइड करते हैं। तो उसी के बारे में सेकंड स्टेंजा है, बोलता है, जहां वे तेज हिरण को बांधते हैं। ठीक है, तेज हिरण को बांधते हैं, और जब वह बर्फ गिरती है तो स्लेज पर जाते हैं, और बच्चे भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। जो बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, एंड चिल्ड्रन लुक लाइक डियर्स कब एंड देयर फनी फ्यूरी क्लॉथ्स, क्योंकि वो फनी फ्यूरी क्लॉथ्स को पहनते हैं, इसलिए वो जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा हो गया। थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो थर्ड स्टेंजा क्या बोलता है आपका, थर्ड स्टेंजा कहता है कि वे उन्हें, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो मतलब वे जो हैं आप लोगों को क्या, एक क्यूरियस स्टोरी, एक शानदार स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं। आई डोंट बिलीव इट
दिस ट्रू, ठीक है, मैं भी इस चीज पे विश्वास नहीं करता, मतलब जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि मैं भी इस चीज पे विश्वास नहीं करता, एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, ठीक है। उससे बोल रहे हैं कि आप, हो सकता है कि कोई चीज सीख जाओ, एक लेसन सीख जाओ, इफ आई टेल द टेल ऑफ यू, ठीक है, अगर आप कहो तो मैं वो स्टोरी क्या करूं, आपको सुनाता हूं, ठीक है, सुनाऊं तो तुम इससे सबक सीख सकते हो, और फिर भी यदि तुम्हें ये कहानी अच्छी लगे तो उससे तुम कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हो, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या है, तो कहानी है एक संत की, ठीक है। वंस when the good Sant Peter lived in the word below, ठीक है, and walked about in preaching just as he did, you know, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक बार जब अच्छे संत पीटर नीचे की दुनिया में क्या हो रहे थे, घूम रहे थे, और उसके चारों ओर मतलब पृथ्वी के भ्रमण कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, और प्रीचिंग मतलब उपदेश दे रहे थे, तो आप क्या, जैसा ही उन्होंने किया था आप जानते हैं, मतलब वो क्या करते थे, हर जगह घूमते थे और उपदेश देते थे, ठीक है। अब क्या उन्होंने उपदेश दिया, क्या उन्होंने किया, तो उसके बारे में आगे मिलता है कि ही केम टू द डॉक्टर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वह पृथ्वी पर चक्कर लगाते थे, ठीक है, ही केम टू डोर ऑफ अ कॉटेज, ठीक है, वो पृथ्वी पर जो है अर्थ पर जाकर के क्या करते थे, ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, वो पृथ्वी पर जाकर चक्कर लगाते थे, एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, ठीक है, और पहुंचे वहां पर, और वहां पे क्या किया, तो जहां एक छोटी सी औरत केक बना रही थी, ठीक है, लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, वो चूल्हे में उसको बना रही थी, चूल्हे में उसको क्या कर रही थी, सेक रही थी। बेकिंग मतलब होता है सेकना, ठीक है, बनाना, और हर्थ मतलब होता है चूल्हा। आगे चलते हैं, एंड बीइंग फेंट एंड फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वंस, ठीक है। तो यहाँ पर 6 स्टैंजा में बोलते हैं कि और उपवास के कारण, मतलब जो सेंट हैं वो दिन भर घूमते घूमते क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं, ऑलमोस्ट डन मतलब थक चुके हैं, थकावट के कारण उनको जो है पूरा दिन जो है वो ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट डन, बीइंग फेंट इज फास्टिंग, मतलब यहाँ पे उपवास के कारण, थकावट के कारण उनका जो दिन है लगभग क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। उनसे उससे कहा कहा कि वह अपनी जो केक है, वो केक भंडार से क्या करे, केक दे दे, मतलब केक के स्टोर से क्या दे दे, उनको एक सिंगल केक दे दे, छोटा सा केक दे दे, ठीक है। तो वो जो सेंट है वो उस महिला से बोलते हैं कि एक बेटा आप एक केक दे दो, ठीक है। तो वो महिला करती क्या है उसकी, अब देखिए तो आपने, उसने क्या किया, उसने कैसे उसको ललचाया। तो यहाँ पे आगे जैसे ही हम 7 स्टेंजा में चलते हैं, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एट एज इट वेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थ्रू थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, ठीक है, एकदम छोटा सा देने लायक, मतलब कि ज्यादा बड़ा केक ना दे दूं, छोटा सा केक बनाया उसने। लेकिन जब वह पक रहा था तो उसने उसे देखा और सोचा कि यह तो ऐसा लग रहा है देने के लिए बहुत बड़ा है, मतलब उसने को लगा कि ये तो बहुत बड़ा केक बन गया, इतना बड़ा थोड़ी मैं दूंगी, इतना बड़ा तो मैं खाऊंगी, उसको छोटा सा केक दूंगी। तो ये चीज उसके मन में आ गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, ध्यान दीजिए 8 नंबर स्टैंजा में उसने किया कि देयर फॉर सी कींडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसलिए उसने एक और आटा गूंथा, ठीक है, उसने क्या किया, एक और आटा को गूंथा मतलब बनाया, और वह भी छोटा था, लेकिन वह उसे क्या किया, उसने उसे पतला कर दिया, ठीक है, वह पहले से वाले आटे से क्या कर दिया, उसको पतला कर दिया, मतलब जो बड़ा वाला जो केक था उससे छोटा बनाया और उसको पतला करके बड़ा कर दिया, ठीक है, जितना भी बड़ा लग रहा है। अब जब उसको देखा तो वो भी क्या, उसको बड़ा लगने लगा, ठीक है, व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसने जो पहले बनाया था उससे भी उसको ये चीज बड़ी लगने लगी, यार कि ये तो अभी बड़ा केक है, मतलब जितना बड़ा मुझे देना चाहिए था उससे बड़ा केक किसको लग रहा है मुझे, ठीक है। तो वो क्या करती है लेडीज, आगे चलते हैं 9th स्टेंजा में, देन सी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a favor wafer,
बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, फिर उसने आटे का एक छोटा टुकड़ा लिया और उसे बेल कर क्या कर लिया, चपटा कर लिया। ठीक है, रोल्ड रोल्ड करके उसे फ्लैट कर दिया। ठीक है, और उसे वेफर की तरह पतला करके बेक किया, मतलब एकदम पतला करके कागज की तरह उसको बिल्कुल छोटा करके पतला करके उसको क्या किया, फिर उसको क्या किया, पका लिया। ठीक है, जब उसने उसको पका लिया तो क्या होता है भैया, तो उसके बाद होता है, फॉर सी सेड माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड आर एट टू लास्ट टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलती है कि जब मैं केक बनाती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ तो वो केक मुझे छोटा लगता है, जब मैं खाने के लिए अपने करती हूँ तो वो मुझे छोटा लगता है, लेकिन जब मैं वही केक देने जा रही हूँ तो वो केक मुझे बड़ा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपना सब दे दे रही हूँ। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, उसे सेल्फ में मतलब छुपा के रख लेती है, मतलब उसको नहीं देती है। ठीक है, अब इतने में जो सेंट है वो बार बार उसकी प्रक्रिया को देख रहा होता है और वो इस चीज से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है कि भैया ये क्या बार बार कर रही है कि एक बड़ा बनाती है फिर उसको ले जा लेती है, फिर बनाती है फिर ले जा लेती है और मुझे नहीं दे रही है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तो वो जो पीटर जो ग्रू संत हैं वो क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, चूंकि वो हंग्री होते हैं। ठीक है, सुबह से घूम रहे हैं। ठीक है, तो हंग्री हैं और फेंट मतलब मतलब बेहोश जैसे होना, तो ऐसा हो रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। ठीक है, और उनको ये लगता है कि निश्चित रूप से ऐसी महिला जो है एक संत को भड़काने के लिए क्या कर रही है, पर्याप्त काम कर रही है। वैसे संतों को इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसके जो काम से उनको बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, गुस्सा आ जाती है। एंड सी सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश। ठीक है, और फिर वो महिला को क्या करते हैं, एक डांट लगाते हैं कि यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, सेल्फिश महिला हो। ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंजर नंबर कौन सा है, 12 चल रहा है। ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। तो वो क्या होता है, एंग्री हो जाते हैं और उसने कहा कि तुम बहुत स्वार्थी हो, कि तुम जो ह्यूमन रूप में हो और भोजन का आश्रय दोनों पाई हुई हो, तो तुम्हें गर्म रखने के लिए आग भी चाहिए। मतलब वो ये बोलते हैं कि तुम जो है मानव जीवन पाई हो और कोई तुम सत्कर्म काम नहीं कर रही, तुम क्या केवल खा रही हो और अच्छी जगह में रह रही हो, और चूंकि ठंडी है वहां पे, ठीक है, नॉर्थ एरिया है तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, तो उसमें गर्म करने के लिए तुम्हें आग की भी आवश्यकता है। मतलब सब सुविधा तुम्हें मिली है, फिर भी तुमसे एक छोटा सा टुकड़ा केक का नहीं दिया जा रहा। तो संत जो है नाराज हो जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, तो ध्यान से, now you shall build as the word do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस महिला को बहुत डांट लगाते हैं और बोलते हैं श्राप देते हुए कि तुम पक्षियों की तरह निर्माण करो, तुम पक्षी हो जाओ और तुम्हारा जो भोजन हो अल्प हो जाए, तुम कम से कम खाओ, और उस खाने के लिए भी तुमको खोद खोद कर, ठीक है, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग मतलब खोद खोद कर उसको तुम्हें खाना पड़े। ठीक है, और सूखी लकड़ी में तुम उस भोजन तुम्हें निकालने को मिले। तुम इस प्रकार का उन्होंने शराप दे दिया कि तुम एक ऐसी पक्षी बनो कि तुम्हें जो है खाने के लिए थोड़ा सा मिले, और तुम उस थोड़े से खाने के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हें समझ में आ जाए कि खाने की वैल्यू क्या होती है, और जो तुमने मुझे नहीं दिया इसके लिए वो शराप दे देते हैं। ठीक है, होता क्या है, देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew and woodpeckers, for she was changed to a वर्ड। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो पक्षी वो बन जाती है महिला, वो चुपचाप चिमनी से, मतलब चिमनी क्या होती है, चिमनी होती है ऐसी, ये चिमनी होती है किसी घर में ऊपर जो खुला हुआ जो क्षेत्र होता है उसे चिमनी बोलते हैं। वो पक्षी जो है वो चिमनी से उड़ जाती है। ठीक है, चिमनी के से उड़ जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। ठीक है, बोला कुछ भी नहीं, और ऊपर से एक कटफोड़वा उड़ गया, मतलब एक वो पक्षी कौन सा बन गया, वुड पिकर। वुड पिकर मतलब होता है जो पक्षी जिसकी लंबी चोंच होती है, वो वुड पर मतलब लकड़ी पर अपनी चोंच मार मार करके अपना क्या करती है, कीड़े मकोड़े को चुन करके खाना खाती है। वही वो पक्षी जो है बन जाती है, किसके, गुरु के श्राप से। ठीक है, देन 15 नंबर स्टैंजा क्या कहता है, तो शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर वन ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। ठीक है, तो उसके द्वारा जो पहना हुआ कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है,
ध्यान से, तो वो पूरा कपड़ा जो है जल करके खाक हो जाता है, काला पड़ जाता है। उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी बस बचती है, ठीक है, स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, ठीक है। और वो भी कैसी, तो लाल कलर की एक टोपी उसके सर पे बसती है। वह वैसी ही थी जैसी उसने पहनी हुई थी ना कैप, वैसी ही वो कैप थी, लेकिन उसके बाकी सब क्लॉथ जो है वर वर्ण मतलब सब जल जाते हैं, ठीक है। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कि काला कोयला हो जो आग में जल के हो जाता है ना, वैसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लाइन है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बोलती हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। और वो हर देहाती स्कूली लड़के ने उसे जंगल में देखा, मतलब वो जो महिला है, जो वुमेन है, वो क्या बन गई है, तो वो चिड़िया बन गई है, चिड़िया बन के उड़ गई है, ठीक है। और उसको जहां वो रहती है, उसको हर एक स्कूल बॉय ने क्या किया है, देखा है कि कहाँ वो जंगल में रहती है। वेयर सी लिव इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो कैसे खोद खोद कर क्या करती है, खाना खाती है, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स आपके 16 स्टेंजास जो है वो समाप्त होते हैं। आपको चीजें समझ में आई होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में इन चीजों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से, मैं आपको बताने क्या वाला हूं, तो ध्यान से आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब जो मैं क्लास में आपको चीजें बता रहा हूं ना, वो यूट्यूब पे नहीं रहेंगी, वो केवल आप लोग को मैं बता रहा हूं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला काम आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये जो घटना है ये नॉर्थलैंड की है। नॉर्थलैंड मतलब जो पूरा देश है ना, उसके ऊपर नॉर्थ पोल के पास, ठीक है, एकदम रशिया के ऊपर की बात ये हो रही है। यहाँ पे एक बैलेड है, बैलेड मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी की जो पोयम बनाई जाती है, उसी स्टोरी को जो पोयम में कन्वर्ट करते हैं, जो 4 लाइन की होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, बैलेड कहलाती है, ठीक है। और इसमें मैं आप लोग को बता दूं ये कहानी, तो ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे लिखी हुई है, कहानी एक महिला की है, जो मैंने आपको बताया ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको चीजें, आप लोग को बस एक बार रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको ये स्टेंजा 1 बताया, तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, जो मैंने आपको कहानी बताई ना, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड इन द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल the duration of the day is very less because its position is such that the sun's rays reach for a very less time when this area is experiencing विंटर सीजन की बात थी, ठीक है। दूर दूर के इलाकों में नॉर्थलैंड में जो दिन होता है वो छोटा होता है, रात जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, और इतनी बड़ी होती है कि आप चाहे तो 2 बार या कई बार आप उसमें सो करके जग सकते हो, ठीक है। मतलब 18-18, 20-20 घंटे की रात होती है, 4-6 घंटे का दिन होता है, ठीक है। और ठंडी बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है। दूसरे जो उसमें हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग्स भी दी हुई हैं, तो उन स्पेलिंग्स पे गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है स्लेज, स्लेज मतलब क्या होता है, व्हीकल ऑन रनर फॉर अ कवरिंग लोड्स, ठीक है। जैसे ये जो कई सारे लोगों, कई सारे डियर्स को मिला करके जोड़ करके जो ये वाला व्हीकल बनता है, उसको बोलते हैं स्लेज, ठीक है, जो खींचता है, ठीक है। तीसरे स्टेंजा में वही कहानी एक स्टार्ट होती है एक वुमेन की, ठीक है। क्यूरियस मतलब होता है स्ट्रेंज, और उसकी ये कहानी यहाँ पे दी हुई है, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लिटरेरी डिवाइसेस, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको अब लिटरेरी डिवाइस में बता रहा हूँ, ध्यान से चीजों को क्या करना है, समझना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो यहाँ पे पोएम का स्टैंजा हमने 16 तक डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लिटरेरी डिवाइस इन द पोएम। लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जो इसकी है वो ए बी सी डी सी बी है। क्या है, ए बी सी बी। देखिए ए बी सी बी क्या हो गया, जैसे बॉय है, ठीक है, यहाँ पे बुड है, यहाँ पे डी डे है, और यहाँ पे क्या है, फूड है। तो देखिए ए बी सी बी। अब यहाँ पर वुड जैसा ही फूड है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, बी है। तो ये जैसे ए ये हुआ बॉय, ए इसकी हुआ, इसका हुआ क्या, बी। और वुड जैसा ही फूड है, तो ये भी क्या हो गया, बी। तो ए बी बी, और ये क्या है आपका डे, अलग है तो सी, तो ए बी सी बी। ये इसकी क्या बनी, राइमिंग स्कीम बनी, ए बी सी बी। तो राइमिंग स्कीम पे क्वेश्चन आएगा, उसको याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी एनसीईआरटी की पोयम है, सबके राइटर्स आपको रटे होने चाहिए। यहां से 5-5 क्वेश्चंस तक आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
आगे चलिए। अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन मैं आपको बता दूं, जब कोई एक शब्द मतलब जैसे ये लिखा है कंसोनेंट, तो कंसोनेंट में सी जो है, जैसे ऑफ में ओ है, रिपीटिशन में आर है, तो कोई भी एक वर्ड जो है कॉन्सोनेंट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का अगर कोई भी वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी जगह पर आपको एलिट्रेशन बताना है। आंसर क्या बताना है? एलिट्रेशन। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, स्टेंजा वन पे आपको दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से। स्टेंजा जो वन है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कुछ लाइंस हैं, जैसे कि दैट और दे, ठीक है, टी टी यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए देम और थ्रू, तो एक लाइन में 4 बार टी जो है वो क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। टी 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 एंड टी। तो टी जो है वो कॉन्सोनेंट है। आपसे पूछा जाए कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहां पर है क्या? आपका लिटरेशन। तो बात आपको समझ में आई होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब फिर से समझिए। स्टेंजा अगर हम टू की बात करें तो यहां पर भी दे दा है, तो 2 बार टी एच साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। लुक लाइक है, वो भी 2 बार एल जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। फ्यूरी और फनी में एफ एफ है, तो ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको स्टेंजा 2 में ले चलता हूं, समझिएगा स्टेंजा 2 को कैसे आपने यहां पर एलिट्रेशन लगाया। तो यहाँ पे देखिए फ्यूरी एंड फनी, तो इस लाइन में पूछे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है, तो एफ एफ है, तो क्या हुआ आपका? तो यहाँ पे हुआ आपका सिंपल सी बात है, एफ एफ है, तो क्या हुआ यहाँ पर? एलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका क्या लिखा है? टू द, ठीक है, तो टी टी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो ये देखिए दे दा, तो ये दा और दे, ठीक है, तो टी टी आ रहा है ना। तो यही चीज को क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे दे और टेल, टी टी आया ना, देम, दे टेल देम, टी टी टी, इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीजें एलिट्रेशन की, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में इसी सब चीजों को, ठीक है। तो एलिट्रेशन ऐसे स्टेंजा 3 में भी है, एट यू में, लर्न लेसन में, टेल टेल में, ठीक है। तो जो वॉवेल्स, जो कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन, और अगर कोई वॉवेल साउंड रिपीट हो रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं एसोनेंस, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस हैं एलिट्रेशन और एसोनेंस में, ठीक है। तो चलिए, ये जो मैंने आपको एलिट्रेशन तो बता दिया, अब मैं आपको रिपीटिशन बता देता हूँ। रिपीटिशन क्या होता है? तो रिपीटिशन में जब कोई वर्ड, ठीक है, जैसे आपने डब्ल्यू डब्ल्यू हुआ था, टी टी हुआ था, वाई वाई हुआ था, तो उसमें अगर रिपीटिशन होता है तो उसे बोलते हैं अपन लोग क्या? उसे बोलते हैं लिटरेशन। अगर पूरा वर्ड ही क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो, जैसे अबे अबे, रोल्ड एंड रोल्ड, बोरिंग एंड बोरिंग, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? रिपीटिशन कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं स्टेंजा नंबर 1 में। अगर आप यहाँ पे देखें कि इस लाइन में कौन सा कौन सा इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहां पर आपको क्या मिला? तो अबे अबे, तो ये अबे अबे का 2 बार रिपीटिशन हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को बताऊं 9वें नंबर स्टेंजा में, तो 9वें नंबर स्टेंजा में देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? रोल्ड एंड रोल्ड, तो यहाँ पर भी क्या है? रिपीटिशन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिपीटिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ठीक है, तो बाई एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, मतलब यहाँ पे भी क्या है? तो रिपीटिशन है। तो यही चीज मैं आप लोग को बताने की क्या कर रहा हूँ? कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 16 नंबर अगर मैं चलूं तो इसमें भी देखिए क्या लिखा है? बोरिंग एंड बोरिंग, ठीक है। तो ये चीज जो है बताती है कि भैया यहाँ पे क्या है? रिपीटिशन है। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटिशन भी समझ में आ गई होगी, एलिट्रेशन कहाँ पे है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 नंबर, रिपीटिशन तो ये हो गया है। चौथे नंबर पे चलते हैं इंजाममेंट में। इंजाममेंट क्या होता है? इंजाममेंट वो होता है जिसमें बिना किसी पंचुएशन के दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, वहां पर क्या होता है? इंजाममेंट होता है, ठीक है। समझिए इंजाममेंट होता क्या है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए स्टैंजा नंबर 1 में गए अपन लोग, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कॉमा लगा है, यहाँ पर एक कॉमा लगा है सेकंड वाली लाइन में। थर्ड वाली लाइन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा और यहाँ पे चौथी लाइन को स्टार्ट कर दिया गया, तो यही इंजाममेंट है। जब एक लाइन को बिना किसी पंक्चुएशन के लगाए, यूज किए,
सेकंड लाइन जो है स्टार्ट हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंजाममेंट। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे ये 2 लाइनें आपको मिलेंगी और आपसे पूछा जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको बताना पड़ेगा सर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इंजाममेंट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो 2 लाइन लिखी हैं, तो यहाँ पर पहली लाइन में कोई भी पंक्चुएशन का यूज नहीं किया गया है और बिना पंक्चुएशन के यूज किए हुए दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, इसी को बोलते हैं इंजाममेंट। और अगेन इस स्टैंजा में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं लगा है। पंक्चुएशन मतलब ये मार्क हो गया, कॉमन मार्क हो, कॉमा मार्क हो गया, इस तरह से जितने भी मार्क्स होते हैं ना, वो सब क्या कहलाते हैं, इंजाममेंट के पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं। अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी इंजाममेंट है, देखिए यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे एक पंक्चुएशन मार्क लगा है ना, यहाँ पे भी लगा, तो यहाँ पे इंजाममेंट नहीं है। लेकिन इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लेसन के बाद नहीं लगा है, और तो ये भी क्या है, आपका इंजाममेंट है, ठीक है? देखिए यहाँ पर भी इंजाममेंट है, ठीक है? यहाँ पे नहीं है क्योंकि कॉमा लगा है, लेकिन यहाँ पे इंजाममेंट है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझ में आई होंगी कि इंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो कहां पर होती है, ठीक है? चलिए, तो एग्जाममेंट हो गया। तो मैंने आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे बताई, एक एलिट्रेशन बताया, एक मैंने आपको रिपीटिशन बताया, ठीक है? और एक आपको मैंने क्या बताया, तो इंजाममेंट बताया। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, और अगर आपने पढ़ लिया इस तरह से तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने पाएंगे, ठीक है? राइमिंग स्कीम आपको पता चल गई, ठीक है? चलिए, अब हमारा बचा क्या, तो हमारा बचा अब लास्ट में टेस्ट सीरीज, ठीक है? मतलब एमसीक्यूज। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी चैप्टर की तैयारी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उसका लास्ट टॉपिक नहीं सॉल्व कर लेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, तो भैया वो है टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, किसी भी टॉपिक में मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज देने का प्रयास करता हूं। जैसे इसी वीडियो की अगर मैं बात करूं आपसे ना, तो मैंने आपको देखिए कितने सारे एमसीक्यूज दिए हैं, 55 60 एमसीक्यूज, सिर्फ 60 एमसीक्यूज मैंने एक टॉपिक में आप लोग को दिए हुए हैं, ठीक है? इस तरह से मैं आपकी तैयारी करा के आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आप लोग को लगेगा कि सर हाँ, हम तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, और आपको अंदर से क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए, रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी होगी किसकी, तो टेस्ट सीरीज के एक टॉपिक की होगी, ठीक है? इसमें हमने कुछ आप लोग को कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा क्या होगा, मजा आने वाला है, ठीक है? गुड इवनिंग सभी को, रितु जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, हिमाद्री जी, शिवानी जी, उमाचरण जी, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट सेशन पे जल्दी से ज्वाइन होइएगा, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर में ही मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, मात्र 2 से 3 मिनट में, ठीक है? और वहां पे हम लोग करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज, ठीक है? क्योंकि ये डेमो क्लास के रूप में है तो इसको यूट्यूब पे मैं डालूंगा, तो आप लोगों को चिंतित नहीं होना है, यूट्यूब पे भी ये क्लास जाएगी, बाकी क्लासेस नहीं जाती हैं, ये जाएगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम टेस्ट